बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में विक्रम नाम का एक चालाक बाघ रहता था। वह ताकतवर तो था, लेकिन मेहनत करने से हमेशा बचता था। जब जंगल के दूसरे जानवर शिकार की तलाश में निकलते, तब विक्रम अपनी गुफा में आराम करता रहता। हर रात जंगल के राजा महाराज विशाल शिकार करके अपनी गुफा में मांस रख देते थे। अंधेरा होते ही विक्रम चुपके से उनकी गुफा में पहुंचता, मांस का बड़ा टुकड़ा उठाता और बिना किसी को भनक लगे वापस अपनी गुफा में लौट आता। कई दिनों तक उसकी यह चोरी किसी की नजर में नहीं आई। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया और बोला, कमाल है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारा काम कोई और करता है और मजे से पेट मेरा भर जाता है। इससे आसान और आरामदायक जिंदगी भला क्या हो सकती है। समय के साथ यह काम विक्रम की रोज की आदत बन गया। अब वह हर रात चुपके से राजा की गुफा में जाता, मांस का टुकड़ा उठाता और बिना किसी को भनक लगे वापस लौट आता। उसी जंगल में उसके दो चेले भी रहते थे, पिंटू सियार और सिंटू लकड़बग्घा। दोनों अपने गुरु की बहुत इज्जत करते थे और उसकी हर बात मानते थे। लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में घूमता रहता था। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनका गुरु बिना शिकार किए रोज इतना मांस आखिर लाता कहां से है। पिंटू बोला, सिंटू, क्या तुमने कभी गुरुजी को अपने दम पर शिकार करते देखा है? सिंटू बोला, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसके बावजूद गुरुजी का पेट हमेशा भरा रहता है। कई दिनों तक दोनों चुपचाप विक्रम पर नजर रखते रहे। उन्होंने देखा कि वह सुबह से लेकर शाम तक अपनी गुफा में आराम करता रहता और शिकार के लिए कभी बाहर नहीं निकलता। आखिरकार एक दिन दोनों ने फैसला किया कि अब इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। यही सोचकर वे अपने गुरु विक्रम की गुफा की ओर चल पड़े। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। पिंटू ने आदर से पूछा, गुरुदेव, हमने आपको कभी शिकार करते नहीं देखा, फिर भी आप हमेशा तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। आखिर आपको रोज का भोजन कहाँ से मिलता है? विक्रम हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपनी आंखें धीरे से बंद की और शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग अभी इस रहस्य को समझने के लिए तैयार नहीं हो। वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद मैंने ऐसी अवस्था प्राप्त की है कि अब मुझे भूख का अनुभव ही नहीं होता। मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। मेरा जीवन केवल ध्यान और तप में ही बीतता है। दोनों चेले आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या सचमुच गुरुजी को दिव्य शक्ति मिल गई है? अब मुझे परेशान मत करो, मेरा ध्यान करने का समय हो गया है। दोनों वहां से लौट तो आए, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे। तो फिर कल से हम उनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। सच अपने आप सामने आ जाएगा। आखिरकार दोनों ने निश्चय कर लिया कि अगली भोर से वे अपने गुरु की हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखेंगे। उसी समय गुफा की गहराइयों में बैठा भैरव अपने चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान लिए चुपचाप सब कुछ सोच रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि दोनों मेरी बातों पर भरोसा कर बैठे। अगर इन्हें मेरी चोरी की सच्चाई मालूम पड़ जाती तो मेरी पूरी चाल उसी समय नाकाम हो जाती। यहीं से एक ऐसे रहस्यमय खेल की शुरुआत हुई जिसमें चोरी करने वाले को भी अपने से बड़ा चालबाज मिलने वाला था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही पिंटू और सिंटू एक घनी झाड़ी की ओट में छिप गए और भैरव की गुफा पर चुपचाप नजर रखने लगे। आज चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम गुरुजी के इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगे। हाँ, आज ये साफ हो जाएगा कि उन्हें वास्तव में कोई अद्भुत शक्ति मिली है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। विक्रम कभी एक करवट से दूसरी करवट बदलता, कभी आलस में अंगड़ाई लेता और फिर गहरी नींद में खर्राटे भरने लगता। देखा, यही है गुरुजी का तथाकथित ध्यान। मुझे तो यह बस गहरी नींद में डूबे होने जैसा लग रहा है। अगर इसे ही तपस्या कहते हैं तो समझो आज से मैं भी खुद को एक तपस्वी मानने लगा। समय बीते बीते शाम ढलने लगी। पूरे जंगल में अंधेरा फैल गया। पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट चुके थे और हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया था। तभी विक्रम धीरे से उठ बैठा। उसने सावधानी से चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं कोई उस पर निगाह तो नहीं रख रहा। अब चलने का समय हो गया है। उम्मीद है आज विशाल की तो बढ़िया शिकार लाए होंगे। वह चुपचाप दबे कदमों से जंगल की तरफ बढ़ गया। पिंटू और सिंटू भी सावधानी रखते हुए कुछ दूरी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर में विक्रम सीधे महाराज विशाल की गुफा के सामने जा पहुंचा। ये देखकर दोनों शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी यहाँ क्यों आए हैं? शांत रहो, अभी सब पता चल जाएगा। विक्रम सावधानी से गुफा के भीतर चला गया।
कुछ ही क्षण बाद वह मांस का एक बड़ा टुकड़ा हाथ में लेकर बाहर लौट आया। यह दृश्य देखकर दोनों शिष्यों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, गुरुजी तो खुद चोरी कर रहे हैं, तो यही है उनके कथित चमत्कार का सच? न कोई तपस्या, न मेहनत, सिर्फ दूसरों का सामान चुराने की चाल। विशाल राज सच में बहुत अच्छा शिकार करते हैं, मुझे तो बस उठाकर लाना पड़ता है। से पिंटू और सिंटू बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पीछे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद दोनों सावधानी से एक बड़े पेड़ की ओट में छिपकर खड़े हो गए। अब क्या करें? जाकर विशाल राज को सब बता दें। फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। नहीं, मेरे पास इससे भी बढ़िया तरकीब है। गुरुजी जब शेर का शिकार चुराते हैं तो हम गुरुजी के हाथ लगा शिकार ही गायब कर देंगे। पिंटू की आंखें चमक उठी। वाह, चोर की लूटी हुई चीज उसी से हथिया लेने में तो मजा ही अलग आएगा। दोनों ने उसी समय फैसला कर लिया कि अब से हर रात उनका निशाना विक्रम होगा। दूसरी ओर विक्रम पूरी तरह बेखबर था कि उसकी हर हरकत पर दो नई चालाक निगाहें लगी हुई हैं। उसे तनिक भी एहसास नहीं था कि जिस चोरी के रास्ते पर वह खुद चला था, अब उसी राह पर उसके अपने शिष्य उसका पीछा करने वाले थे। अगली रात जंगल फिर से गहरे अंधेरे में डूब गया। ठंडी हवाएं पेड़ों की डालियों को धीरे धीरे झुला रही थीं और कहीं दूर से उल्लू की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। हमेशा की तरह विक्रम दबे पांव महाराज विशाल राज की गुफा की ओर बढ़ा। उसने सावधानी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। आसपास पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। आज तो किस्मत हमारा साथ देने वाली है। लगता है विशाल राज इस बार कोई जंगली मुर्गा या फिर हिरण का शिकार लेकर लौटे होंगे। वह धीरे से गुफा के भीतर चला गया और कुछ देर बाद मांस का एक बड़ा हिस्सा उठाकर बाहर आ गया, मगर उसे जरा भी आभास नहीं था कि थोड़ी दूरी पर झाड़ियों की ओट में छिपे पिंटू और सिंटू उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। यही सही मौका है। लेकिन उसे रोकेंगे कैसे? पिंटू हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने इतनी जोरदार गर्जना की कि सुनने वाला कोई भी सहम जाए। वह आवाज सुनते ही विक्रम बुरी तरह घबरा उठा। अरे, लगता है विशाल राज लौट आए। अगर उन्होंने मुझे यह मांस लेकर देख लिया तो आज मेरी मुश्किल तय है। घबराकर उसने मांस का बड़ा टुकड़ा उठाया और पास खड़े एक विशाल पेड़ की जड़ों के बीच जल्दी से छिपा दिया। सबसे पहले अपनी जान बचानी होगी। थोड़ी देर बाद लौटकर इसे आराम से उठा ले जाऊंगा। इतना सोचकर वह अंधेरे की ओट में जाकर छिप गया। उसके थोड़ा दूर जाते ही पिंटू और सिंटू तेजी से दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंच गए। वाह, गुरुजी का छिपाया हुआ माल मिल गया। जल्दी से उठा लो, कहीं गुरुजी लौट कर ना आ जाए। दोनों मांस का टुकड़ा उठाकर जंगल के एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे। वहां आराम से बैठकर उन्होंने चैन से अपना भोजन करना शुरू कर दिया। आज तो बिना कोई मेहनत किए इतना स्वादिष्ट भोजन मिल गया। अब समझ में आया कि गुरुजी हमेशा इतने तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट कैसे रहते हैं। दोनों ने जी भरकर भोजन किया। इधर कुछ देर बाद विक्रम वापस उसी पेड़ के पास लौटा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। जहां उसने मांस छिपाया था वहां अब उसका कोई निशान नहीं था। अरे, मेरा रखा हुआ मांस कहाँ गायब हो गया? आखिर उसे कौन ले गया? उसने पेड़ के चारों ओर खोजा, झाड़ियों में देखा, पत्थरों के पीछे देखा, लेकिन मांस कहीं नहीं मिला। वह पेड़ के आसपास हर तरफ तलाश करने लगा। उसने झाड़ियों के अंदर भी देखा और चट्टानों के पीछे भी झांका, लेकिन मांस का टुकड़ा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। इधर पिंटू और सिंटू भरपेट भोजन करने के बाद आराम से एक पेड़ की छांव में जाकर लेट गए। अब हम हर दिन यही तरीका अपनाएंगे। गुरुजी शेर का शिकार ले आएंगे और हम चुपचाप गुरुजी का भोजन उठा लेंगे। दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। दूसरी तरफ विक्रम पहली बार अपनी ही चाल पर संदेह करने लगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसके पीछे कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसके अपने ही शिष्य लगे हुए हैं। जंगल में अब चोरी का एक नया खेल शुरू हो चुका था। अब चोर का भी चोर सामने आ गया था। लगातार 3 रातों से उसका चुराया हुआ शिकार रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा था। इससे विक्रम की रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई। वह अपनी गुफा में इधर उधर टहलते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगा। विक्रम बड़बड़ाया, आखिर वह कौन है जो मेरे ही छिपाए हुए शिकार पर हाथ साफ कर रहा है? अगर आज भी मेरा शिकार गायब हुआ तो मैं उस चोर को रंगे हाथों पकड़कर ही दम लूंगा। पिंटू ने धीरे से कहा।
आज भी हम गुरुजी के पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना होगा। मुझे लगता है कि गुरुजी को अब किसी बात का अंदाजा होने लगा है। रात पूरी तरह छा चुकी थी। रोज की तरह विक्रम चुपचाप कदम बढ़ाते हुए महाराज विशाल राज की गुफा तक पहुंच गया। विशाल राज गहरी नींद में सो रहे थे। मौका मिलते ही विक्रम धीरे धीरे गुफा के भीतर गया, मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और बाहर निकल आया। इस बार वह सीधे अपनी मांद की तरफ नहीं बढ़ा। चलते चलते वह कई बार पीछे मुड़कर देखने लगा। उधर झाड़ियों की ओट में छिपे पिंटू और सिंटू तुरंत सिर झुकाकर खुद को छिपा लिया। आजकल मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सच में कोई मेरा पीछा कर रहा है या फिर यह सिर्फ मेरा भ्रम है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसने जानबूझकर अपनी वही पुरानी तरकीब दोहराई। उसने मांस का बड़ा टुकड़ा एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ के पास रख दिया और फिर पास की घनी झाड़ियों में चुपचाप जाकर छिप गया। वहां बैठकर वह इंतजार करने लगा कि आखिर इस बार उसके जाल में कौन फंसता है। अब देखता हूं मेरा चोर कौन है। कुछ समय गुजरने के बाद पिंटू और सिंटू सावधानी से कदम बढ़ाते हुए उस पेड़ के पास आ पहुंचे। दोनों चारों ओर नजर दौड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि किसी को उनकी मौजूदगी का पता न चल सके। लगता है गुरुजी एक बार फिर घबराकर मांस यहीं छोड़ गए हैं। जल्दी से इसे उठा लेते हैं। जैसे ही दोनों ने मांस का टुकड़ा हाथ में उठाया, तभी विक्रम अचानक घनी झाड़ियों से जोरदार दहाड़ के साथ बाहर निकल आया। वह गरजते हुए बोला, रुको, आखिरकार आज तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े ही गए। ये सुनते ही दोनों चेले बुरी तरह घबरा गए और डर के मारे उछल पड़े। गुरुजी आप या विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। तो असल में कई दिनों से मेरे चुरा कर लाए हुए शिकार पर हाथ साफ करने वाले तुम दोनों ही निकले। आखिर आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही गई। विक्रम ने खुद को संभाला, हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुरुजी, आपने ही तो हमें बताया था कि बिना मेहनत किए भोजन पाना सबसे आसान तरीका है। हम तो सिर्फ आपकी दिखाई राह पर चल रहे थे। ये सुनकर गुरुजी कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और वे तेज आवाज में बोले, बहुत ज्यादा अक्ल आ गई है तुम दोनों में। तभी अचानक दूर जंगल से एक असली और गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। आवाज सुनते ही तीनों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। उन्होंने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि इस बार खतरा सचमुच उनके सामने खड़ा है। महाराज विशाल राज की गरज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उस आवाज से विक्रम, पिंटू और सिंटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घने पेड़ों के बीच पत्तों की सरसराहट के साथ विशाल राज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। उनकी पैनी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और उनका रौब साफ दिखाई दे रहा था। तो आखिर आज तुम तीनों मेरे सामने आ ही गए। मैं काफी समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। अब तुम में से कोई भी मेरे कब्जे से बचकर निकल नहीं पाएगा। तीनों डर के मारे कांपने लगे। महाराज आप यहाँ कैसे? पिछले कई दिनों से मेरा शिकार रहस्यमय ढंग से गायब हो रहा था। तभी मुझे यकीन हो गया कि कोई चुपके से मेरी गुफा पर नजर रख रहा है। इसीलिए आज मैंने सोने का बहाना बनाया और गुफा के पीछे छिपकर धैर्य से इंतजार करने लगा। मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे ही चोर आएगा वह मेरे बिछाए जाल में फंस जाएगा। और देखो, आखिरकार तुम तीनों मेरे सामने आ ही गए। ये बात सुनते ही विक्रम ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। पिंटू और सिंटू भी कुछ पल तक चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। पहले विक्रम मेरे शिकार पर हाथ साफ करता रहा और उसके बाद उसके अपने चेले उसी का चुराया हुआ भोजन उठा ले जाने लगे। सच कहूं, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा अजीब नजारा कभी नहीं देखा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे आलस्य ने मेरी समझ पर पर्दा डाल दिया और मैं सही गलत की पहचान खो बैठा। मेहनत का रास्ता अपनाने के बजाय मैंने चोरी का सहारा लिया और आज उसी की सजा मेरे सामने है। कृपया मेरी इस गलती को क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद न कभी आलस करूंगा और न ही किसी की चीज चुराने की कोशिश करूंगा। महाराज, हमसे भी बड़ी भूल हुई। हमें अपने गुरुजी को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए था, लेकिन हम भी लालच में बहक गए। हमें लगा कि बिना मेहनत के भोजन मिलना सबसे आसान तरीका है। अब हमें समझ आ गया है कि चोरी का परिणाम हमेशा दुखद ही होता है।
विशाल राज कुछ पल तक तीनों को गहरी और गंभीर नजरों से देखते रहे। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ न्याय की दृढ़ भावना भी साफ दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी जानवर शांत होकर उनके फैसले का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा रहा। फिर विशाल राज ने एक लंबी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। भूल इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करके उसे फिर कभी न दोहराने का संकल्प ले, वही वास्तव में साहसी और सच्चा व्यक्ति कहलाता है। तीनों ने एक साथ सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन विशाल राज ने उन्हें बिना किसी दंड के जाने नहीं दिया। अगले 20 दिनों तक तुम तीनों जंगल के बूढ़े और घायल जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करोगे। सबसे पहले उनकी सेवा और देखभाल करोगे, उसके बाद ही स्वयं भोजन करोगे। यही तुम्हारे लिए मेरा दंड है। तीनों ने एक साथ कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उस दिन के बाद तीनों ने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी। विक्रम ने खुद मेहनत करके शिकार करना शुरू किया। पिंटू और सिंटू भी ईमानदारी से जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत और अच्छे व्यवहार से पूरे जंगल का विश्वास वापस जीत लिया। जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत पर जीना चाहता है, वह एक दिन अपनी ही चाल में फंस जाता है। मेहनत से कमाया हुआ भोजन ही सबसे मीठा होता है, जबकि चोरी का सुख कुछ समय का और उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। कहानी के चोर और चोरी कहानी से क्या सीख मिलती है जीवन में, कि क्या जीवन में किसी का सामान चुराना चाहिए? नहीं। जीवन में इससे क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से देखने के बाद आप लोगों ने देखा कि इस कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है। जीवन में किसी के साथ कभी चोरी या छल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी आपके जीवन में छल और चोरी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टोरी कार्टून टून्स नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसे कहानी को देखने के लिए मेरे कार्टून टून्स चैनल को पे देखें और शेयर करें। ऐसी कहानियाँ आपको हमेशा मिलेगी। और इस कहानी को बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई। इस वीडियो को बनाने में आप जितने से जितने हो सके उतने फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।